हेलो एंड वेलकम सर। सर हमने लास्ट क्लास में लॉजिकल रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट को निपटाया था। सर आज क्या टारगेट है अपना? सर आज हमारा जो टारगेट है ना, दैट इज़ योर, देखो हमने क्या किया था, हमने बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। इसमें हमने कौन से चैप्टर निपटाए? हमने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस देख लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लिया। ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसको अपन ने ख़त्म कर लिया था। फिर हमने दो चीज़ और कर ली थी। क्या चीज़ की थी सर? लॉजिकल रीजनिंग के दो चैप्टर्स निपटाए थे, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिदम। देखो स्टार्ट करने के पहले ना मैं आपको बताता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग जो अपन किए थे ना, लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर है। वो 4 इज़ लाइक की रिफ्रेशमेंट, कि भाई आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो तो चलो कुछ रिफ्रेश किया जाए, तो इस चैप्टर को उठाते हैं। तो ठीक है, इसमें से 2 हो गया, 2 बचे हैं। तो इन 2 को अपन कब लेंगे सर? कुछ बड़े टॉपिक्स करते हैं, फिर थोड़ा मूड रिफ्रेश करने के लिए ना इन टॉपिक्स को ले लेंगे, ठीक है। हाँ सर। सर ठीक है। तो पहले अपना टारगेट क्या है? टारगेट अपना ये है कि आपका मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, सॉरी बिजनेस मैथमेटिक्स का निपटा के, एक सेकेंड रुकना, नेट स्लो चल रहा है, नेट स्लो है आई गेस। तो जो हमारे 3 पार्ट्स थे ना, देखो मैंने क्लास 1 में भी आपको बताया था, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 को पहले अपन कवर कर लेंगे, इनको पूरा निपटा देंगे, एंड देन अपन जंप करेंगे स्टैट्स पे, ठीक है। स्टैट्स को एक साथ लेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, 101% चीज़ें कहाँ से कवर हो जाएगी? आईसीआई के मॉड्यूल से। कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है अपने को, सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल को स्टिक करेंगे, चीज़ें समझेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे, एंड अपना एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। काफ़ी डिले कर रहा है इंटरनेट। जस्ट अ सेकेंड ना। आ गया। देखो चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर 1, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिदम। सर इसमें 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड आपका लॉगरिदम, ठीक है। लॉगरिदम 4 चीज़ें। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो तो अपन स्टार्ट करते हैं रेशियो के साथ, ऐसे ही मॉड्यूल उठाते हैं। देखो सर रेशियो का बेसिक मतलब क्या होता है? रेशियो इज़ अ कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा इसके भी पहले रेशियो आपने पढ़ रखा है। सर कहाँ पढ़ा है? यदि आपको याद आ रहा हो 11th-12th में पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो याद है वहाँ पे क्या करते थे? सर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ए और बी को इक्वली बांटना है 1:1 रेशियो में, तो कितना करते थे सर? 100 रुपये का 1/2। कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है क्या? नहीं भी याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन करने वाले हैं इसको। तो रेशियो इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने किसके किसके बीच में? टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन, ठीक है सर। देखो रेशियो को अपन किस फॉर्मेट में लिखते हैं? ए बाय बी। इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। सर ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि देखो, और सेकेंड इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म और कंजिक्वेंट, सेकेंड टर्म और कंजिक्वेंट। अगर मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि रेशियो है 3/4, तो मेरे को बताओ एंटीसीडेंट कौन सा हो जाएगा? एंटीसीडेंट कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे 3। कंजिक्वेंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 4। सर देखो एंटीसीडेंट यानी पहले, ए पहले आता है कि सी पहले आता है? ए पहले, तो एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट टर्म पहला। कंजिक्वेंट, अब नाम सुना है तुमने टर्म कंजिक्वेंटली? कंजिक्वेंटली यानी उसके बाद में, कंजिक्वेंटली उसके बाद। तो कंजिक्वेंट किसको बोलेंगे? नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एंटीसीडेंट, कंजिक्वेंट। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज थी। सर टर्मिनोलॉजीज क्यों पढ़ना है अपन को? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर आ जाता है किस टाइप का, ये देखो, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज 3/4, 3/4 रेशियो है। एंटीसीडेंट इज 15, कंजिक्वेंट इज
सॉल्व तो बाद में करोगे, पर पहले पता तो होना चाहिए कि एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, कंसिक्वेंट किसको बोलते हैं, इसीलिए हमको जानना जरूरी है, ठीक है। एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट किसको बोलते हैं। चलो जी, देखो, बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, रेशियो इज एक्सप्रेस इन लोअर टर्म। क्या बोल रहे हैं, मान लो 12/16 है रेशियो, एक एक पॉइंट उठाते जा रहे हैं ना, ठीक है। सपोज 12/16 है रेशियो, तो कभी भी रेशियो को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सर, 12/16। एक चीज़ और, रेशियो की जो दोनों टर्म रहती है ना, जैसे 3/4 है, अगर मैं ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो फाइनल रेशियो आता है वो भी ओरिजिनल रेशियो के बराबर रहता है, सेम रहता है। सर ये तो कौन सी नई बात कर दी, ये तो करते ही हो ना। मान लो 3/2/4/2 लिखा है, तो 2 से 2 काट दोगे ना, इक्वल टू 3/4 ही तो लिखोगे ना। तो अल्टीमेटली आप इसको किसके बराबर लिखते हो, इसी के बराबर लिखते हो ना, है कि नहीं। हाँ, तो अब इससे देखो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हो ना, कि रेशियो वाली टर्म में यहाँ पे ऊपर और नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करो या कुछ भी डिवाइड करो तो आंसर सेम ही रहना है, आंसर सेम ही रहना है। यस सर, ठीक है। पहला चीज़ ये क्या, कि कभी भी अपन लिखते हैं तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, ठीक है, 3/4। या फिर अपन लिखते हैं 25/125, 5 5 जा 5 25 जा, फिर 5 1 जा 5 5 जा, 1/5, ठीक है। पहली चीज़ क्या, रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। दूसरी चीज़ क्या, रेशियो को ऊपर और नीचे दो कोई भी टर्म, कोई एक फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ दोनों तरफ, तो रेशियो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है सर। देखो क्या बोल रहे हैं, 12/16 को 3/4 लिखा है। अच्छा, 3/4 इज़ नॉट सेम एज 4/3। सर अब कौन सी बात है, 1/2 इक्वल टू 2/1 होता है क्या, नहीं, अलग चीज़ है। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या चीज़, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। क्यों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और पहली बात तो बोल क्या रहे वो समझो, इसको क्या कहना चाह रहे हैं, एक सेकेंड। ये कहना चाह रहा है रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सर नंबर ऑफ सैलरी, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स की सैलरी का रेशियो निकल सकते हैं क्या। सर स्टूडेंट कहाँ, टीचर की टीचर कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं और टीचर की सैलरी कितनी है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका रेशियो निकलेगा क्या, नहीं। भाई मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, अगर आप कंपेयर करते हो तो एक बार का निकल सकता है, क्योंकि अपन बात करें स्टूडेंट्स का, कंपैरिजन किसके बीच है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। तो सेम अपना क्या है, सेम काइंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इनमें रेशियो निकल सकता है। लेकिन यार ऊपर में तो कोई रिलेशन ही नहीं था, ठीक है सर। तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सैलरी ऑफ टीचर, देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ मदर। एक बच्चे का एक माँ के एज से क्या रिलेशन है, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट्स। क्या सर, मेरे को वेट ऑफ एप्पल एंड वेट ऑफ ऑरेंज को कंपेयर करना है, वेट ऑफ एप्पल एंड वेट ऑफ ऑरेंज कंपेयर। सर आप बोलोगे हाँ सर, अब आप तो वेट कंपेयर कर रहे हो, तो सेम क्वांटिटी सेम काइंड की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक का वेट दिया है, सपोज एप्पल का वेट दिया है, एप्पल का वेट दिया है 1000 ग्राम, और ऑरेंज का वेट दिया है, ऑरेंज का वेट कितना दिया है, 3 किलो। तो मेरे को एक बात बताओ, आप सीधा सीधा ऐसे करोगे क्या, 1000/3 हो, एप्पल कितना ज़्यादा है, एप्पल का वेट कितना ज़्यादा है, नहीं। पहले आप इसको कंपेयर करोगे, क्या सेम यूनिट बनाओगे, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे या ग्राम को किलोग्राम में, बट जो भी कन्वर्शन करोगे दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। दोनों के लिए इक्वल मतलब सर एप्पल का वेट क्या हो जाएगा आपका, 1000 ग्राम, ठीक है सर। ऑरेंज का वेट क्या हो जाएगा आपका, 3 किलोग्राम, यानी 3 × 1000 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 3000 विच बिकम्स योर 1/3। तो यहाँ रेशियो क्यों निकल आया अपना, यहाँ रेशियो इसलिए निकल आया क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स थी, ग्राम ग्राम दोनों सेम थे, ठीक है।
यूनिट्स ही कंपेरेबल नहीं रहेगी तो आप रेशियो किस चीज़ का निकालोगे? रेशियो निकाल भी लिए, सपोज 1000/3 कर भी लिए, तो ये 1000/3 आपको कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगा क्या? नहीं, आपको कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल्स को ही ले लेते हैं। ये वाले क्या बोल रहे हैं, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। सर 2 किलोग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में करो, तो 150/2000 इज बिकम्स योर, 0 से 0 गया, 5 3 जा 5 40 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/40। वैसे ही 25 मिनट्स और 45 सेकेंड्स के बीच में रेशियो निकालना है। तो सर सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सेकेंड्स, तो इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। सर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 25 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? तो 25 इंटू 60, 25 इंटू ये मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकेंड्स होल अपॉन 45 सेकेंड्स, है कि नहीं? तो रेशियो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 60/45, 15 3 जा 15 4 जा, तो ये हो जाएगा 100/3, 100/3 हो जाएगा रेशियो। क्या आपको समझ में आ रही है ये चीज़ें? देखो 100/3, 3/40। हाँ, रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg, क्योंकि किलोग्राम में है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू कंपेयर टू रेशियोज, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। क्या? अब देखो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस का क्या मतलब हुआ, देखो क्या बोल रहे हैं, 1/2 बड़ा कि 3/2 बड़ा? एक बेसिक आपसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, 1/2 बड़ा कि 3/2 बड़ा? यहाँ पे आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो उसको? सर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो क्या बोला, फ्रैक्शन को आप कैसे कंपेयर करोगे? पहले तो आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम है क्या, आप बोलोगे हाँ डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे, न्यूमरेटर किसका बड़ा? सर इसका बड़ा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन कौन सा बड़ा? ओवरऑल ये बड़ा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब देखो क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। देखो पहला क्या बोल रहा है, 2 1/3। सर इस फ्रैक्शन को, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करें, a/b के फॉर्म में कैसे लाए? तो सर हमको पता है कि 3 इंटू 2 + 1, वापस से डिनोमिनेटर इंटू आगे वाली टर्म प्लस न्यूमरेटर, 3 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में 3। वैसे ही इसको लिखना हो मेरे को नॉर्मल फॉर्म में, तो 3 इंटू 3 + 1 दैट इज योर 10/3। ठीक है, 3.6 अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे में 10 लिख दूंगा, ये चीज़ आता है कि नहीं? सर 2.5 को अगर मेरे को a/b के फॉर्म में लिखना है तो मेरे को पॉइंट हटाना पड़ेगा, अपॉन में 10 लिखना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 25/10। हाँ सर 25/10, 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है, तो 5/2 आ गया। वैसे 3.6 को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 36/10, ऊपर से पॉइंट गया तो अपॉन 10 हो गया, 2 18 जा 2 5 जा 18/5। ठीक है, तो पहला आपका हो गया क्या 7/3, दूसरा हो गया 10/3, थर्ड क्या हो गया 18/5, और फोर्थ क्या हो गया 4.8। 24/5, 24/5। अब डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा इन सब का, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम ले लूंगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, तो अगर मेरे को इसको 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 5, तो अगर नीचे 5 कर रहा हूँ तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 35/नीचे 15, वैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50/15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी ये नीचे में 15 होगा, ठीक है, इसको भी 3 से 30 82/15,
24 × 3 72, सॉरी 72/15। अब बताओ सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्या आप ये चीज़ मानते हो? सर इतना हार्ड अप्रोच क्यों आपने बताया? कोई शॉर्टकट बताओ ना। ठीक है सर, आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है आप सुनना, ये तो हार्ड अप्रोच था, अब शॉर्टकट सुनना। शॉर्टकट कैसे है? जब भी कंपेयर करना है हमको, क्या मैथमेटिशियंस बनना है क्या? नहीं, हमको सर एग्जाम में सॉल्व करना है, मार्क्स लाने हैं, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने की ट्रिक सुनो आप। कैलकुलेटर तो है ना अपने पास, कैलकुलेटर का तो भरपूर यूज़ करना है। देखो इसको मैंने क्या बोला था, क्या लिख सकते हो? 2 1/3 को 3 × 2 + 1/3 यानी 7/3। अब 7/3 को कैलकुलेटर में करना, 7/3 = 2.33। 2.33। वैसे ही 3 1/3 को क्या लिख सकते हो? 10/3। 10/3 और 10/3 को कैलकुलेटर में करोगे तो कितना आएगा? 3.33। और ये वाला क्या है? 3.6। और ये वाला कौन है? 4.8। सर दिख रहा है अब अपन को सबसे बड़ा कौन है? अब तो दिख ही रहा है सबसे बड़ा कौन है। कौन है सर? 4.8। ठीक है, या तो आंसर आपको स्ट्रेट अवे बोल देगा क्या है 4.8, या तो आपको रेशियो के फॉर्म में देगा। अब रेशियो के फॉर्म में कैसे देगा? 48/10 = 24/5। या तो ये देगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, कुछ भी इनमें से दे सकता है। ठीक है, चलो देखो क्या है। एक चीज़ अपन ने गड़बड़ की, रुको। ये तो चलो क्वेश्चन मैंने बताया, अगर यहाँ पे क्या दिया रहता, अगर मेरे को इन चारों रेशियो को कंपेयर करना रहता तो, क्या इन चारों रेशियो को कंपेयर करना रहता तो, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं देखो यहाँ पे ना एक साइन दिया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक रेशियो है ए बाय फॉर्म के बीच, ए बाय बी के फॉर्म में, A:B। ये एक रेशियो है C:D। अब बोल रहा है ये वाला रेशियो बड़ा है कि ये वाला रेशियो बड़ा है। ठीक है, तो देखो ए को अपन ने क्या लिखा था? 2.33। बी को अपन ने क्या लिखा था? 3.33। तो 2.33 डिवाइडेड बाय 3.33, दैट इज योर अप्रॉक्सीमेटली 0.70। ठीक है, वैसे ही 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8, ये क्या आ जाएगा आंसर? 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8 तो आ जाएगा 0.75। तो सर कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली कि ये वाली? सर दिख रहा है ये वाली। तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो कौन सा रेशियो? C/D वाला फॉर्म में, तो यानी ये वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा, ये वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? सर रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? A/B, या तो A:B। ठीक है, A:B। इस टू का मतलब क्या हुआ? दो ठोक ऐसे बिंदु, यानी कि सांप डस, जैसे सांप डसता है ना, जैसे दो बिंदु, बस जहाँ पे भी दिखे सांप डसा हुआ है वहाँ पे क्या होगा? ये रेशियो कहलाएगा। ठीक है, A/B के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो रेशियो दिए हुए थे, सेपरेटेड बाय दिस सेमीकोलन। ठीक है, हाँ जी सर। इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो, द न्यू क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल, इसको छोड़ो, इसको जब क्वेश्चन आएगा ना उसके उसमें देखेंगे। द फ्रैक्शन बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो इसको ना आप एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो, बट लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। देखो ये क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ और आपको लॉजिकली समझाता हूँ, तो चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी अपने को। कैसे याद नहीं रखनी पड़ेगी? रौनक वेट्स, आज के दिन पे वेट हो रहा है उसका कितना? टुडे न्यू। ठीक है, आज उसका वेट है 56.7। न्यू वेट क्या है नहीं पता, वही निकालना है। इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो ऑफ 7:6, 7:6 का मतलब क्या हुआ कि सर पहले उसका वेट 7 था, अब उसका वेट है 6। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि पहले उसका वेट 7 था? ऐसा भी तो हो सकता है पहले उसका वेट था 7, अब हो जाएगा पहले उसका वेट था 6, अब हो जाएगा 7, ऐसे भी तो हो सकता है। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, रौनक का वेट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? सर रौनक का वेट कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया गया है? रिड्यूसेस। तो अगर रौनक का वेट कम हो रहा है तो रेशियो में कम वाला बाद का होगा कि ज़्यादा का होगा? मतलब ये 7 किसको डिनोट कर रहा होगा, न्यू वाले को कि ओल्ड वाले को? सर ऑब्वियस ही बात है, नया वाला वेट कम रहेगा तो 7 बड़ा नंबर है, ये इसको बाद वाले को डिनोट करेगा, है कि नहीं? हाँ सर है।
ठीक है, पहले 7 था, अभी हो गया 6। पहले 56.7 था, तो अब कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, क्या 6/7 इंटू 56.7 यूनिटरी मेथड हो गया। भाई पहले का 7 आज 6 हो जाता है, तो पहले का 56.7 आज क्या हो जाएगा? एक तो तरीका सॉल्व करने का ये। दूसरा लॉजिकल तरीका सॉल्व करने का क्या, कि सर 56.7 का वेट है अभी, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि नया वेट कम आ जाए? क्यों? क्योंकि नया वेट कम हो रहा है, नया वेट कम हो रहा है। सर मैं इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करूं या इसको मैं 7/6 से मल्टीप्लाई करूं? तो आप बोलोगे कि नया वेट बढ़ा कम करना है, तो सर रेशियो 1 से कम होगा, उसी से आप मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। या तो आप ऐसे सोच सकते हो, कैसे? ऐसे, या तो आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, या तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तो दोनों तीनों तरीके जो भी थे मैंने आपको बता दिया। और जो ये अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 6/7, इसी को अलग तरीके से, एक दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो कभी आपको दिया रहे ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है, तो आप समझ जाना कि भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो ये समझ में आया ना? 56.7 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, 48.6, 48.6, 48.6। ठीक है सर, देखो क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई द रेशियो, सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/6। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पे सिंप्लीफाई करना है रेशियोज को, जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम निकाल लेना। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं? 8 6 3 8 6। सर 3 1 जा 8 2 जा, सर 2 1 जा 4 जा 1 जा, सर 2 1 2 1 2 1 1 1। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता है, अगर नहीं आता तो आपको एलसीएम सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो मैं आपके लिए सॉल्व किया कि बचपन में अपन ऐसे सीखते हैं, बाकी मेरे को दिख रहा है वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। तो कुल मिला के डिनोमिनेटर को, जैसे 1/3 सपोज दिया हुआ है, तो मेरे को नीचे और ऊपर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 24। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा? 8 एंड 8। वैसे ये वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 एंड 3, 3 एंड 3। ये वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 एंड 4। ठीक है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 8/24, ये हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा 4/24। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम स्ट्रेट अवे डिनोमिनेटर को यहाँ से हटा देंगे। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा? 8:3:4, 8:3:4। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या? सर आपने ये मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि मैं डिनोमिनेटर को सेम कर सकूं, ताकि डिनोमिनेटर को सेम कर सकूं और हर जगह से उसको उड़ा सकूं। ठीक है, 8:3:4 अपना आंसर आ जाएगा। 8:3:4। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? एकदम एकदम इजी तरीका इस चीज़ को सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल तरीका। सॉरी, आपने इसका क्या निकाल लिया था? एलसीएम तो निकाल ही लिया था। सर एलसीएम तो आपने निकाल ही लिया था, तो एक काम करना, 1/3 1/8 और 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करना? तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। 1/3 इंटू 24, 1/8 इंटू 24, 1/6 इंटू 24। तब देखो ये कितना आया? 8। ये कितना आया? 3। ये कितना आया? 4। तो स्ट्रेट अवे अपना आंसर आ गया 8:3:4। ठीक है, दोनों तीनों तरीके आपके पास। हाँ जी सर, चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सब चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। क्या बोल रहे हैं देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 इज 7 3:5। क्या बोल रहे हैं?
टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं? 720। स्टूडेंट्स कितने हैं बोल रहे हैं? 720। और किसका किसका रेशियो बोल रहे हैं? बॉयज़ का वर्सेस गर्ल्स का। बॉयज़ का वर्सेस गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 3:5। तो 720 में अगर बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 5 होंगी। ठीक है, रेशियो है 3:5। देखो, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ अगर निकालने हो अभी, तो कैसे निकालूंगा? सर आपको अगर याद हो, आप बचपन में पढ़ते थे क्या कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5 और टोटल प्रॉफिट इन्होंने कमाया है 800 रुपीज़ का। तो अगर मेरे को प्रॉफिट डिवाइड करना होता था तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता था? टोटल प्रॉफिट इनटू ए का शेयर। ए का शेयर कितना है? 3 अपॉन टोटल शेयर। तो टोटल शेयर क्या हो जाएगा? 3 + 5, 3 + 5 8। ठीक है, 800 इंटू 3/8, दैट इज़ योर 300। ठीक है, और वैसे ही बी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इनटू बी का शेयर अपॉन टोटल शेयर। ठीक है, ऐसे ही करते थे अपन। हाँ सर, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। सर टोटल स्टूडेंट्स है 720, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे? तो 720 इंटू, सर बॉयज़ कितने हैं? 3। कितने में से? 8 में से। सर गर्ल्स कितनी है? 720 इंटू 5, कितने में से? 8 में से। भाई 3 बॉयज़ 5 गर्ल्स है, तो टोटल कितने हो गए लोग? 8। ऐसा ऐसा मान के चलना। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 720 इंटू 3/8, 270। 720 इंटू 5/8, 450। ठीक है, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन क्वेश्चन में आगे बढ़े ही नहीं, अभी तक तो सिर्फ जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको इंटरप्रेट कर रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं? इफ़ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, इफ़ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, तो अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी? सर पहले थी 450, अब हो जाएगी 18, तो न्यू गर्ल्स कितनी हो गई? 450 + 18, 468, 468। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉयज़ मे बी एडमिटेड, यानी कि बोल रहा है कि अब एक्स्ट्रा लड़कों को कितना डालूं मैं? एक्स्ट्रा लड़कों को मैं कितना डालूं? यानी एक्स मान लेता हूं, एक्स्ट्रा को एक्स मान लेता हूं। कितने लोग को एडमिशन करूं ताकि नया रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स कितना हो जाए? 2/3। सर मेरे को बताओ न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ न्यू बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 2/3। 2/3। सर नंबर ऑफ न्यू बॉयज़ कितने हो गए थे अपने पास? 270 + x, 270 + x। और नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स कितनी हो गई थी? 468 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ये वाले को जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत आए तो आप फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क द डाउट कि सर ये स्टेप में ये इसको कैसे लिखा। मैं मानता हूँ कि हर किसी का बेसिक्स अलग होता है, ठीक है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो अगर आपको छोटे से छोटा डाउट भी आ रहा है, आप आके पूछ सकते हो मेरे से कि ये इसको ऐसे कैसे किया। ठीक है सर, 3 कितने जा? 156, 156 जा, 2 × 156, 312। तो 270 + x कितना हो जाएगा? 312। तो x कितना हो जाएगा? 312 - 270 विच कम्स टू योर 42। तो अगर मैं 42 बॉयज़ को एडमिट करूं तो नया रेशियो अपना क्या हो जाएगा बॉयज़ टू गर्ल्स का? 2:3। कितना हो गया? देखो 42। इजी पीजी। हाँ सर इजी पीजी। चलो सर, अपने बेसिक्स तो अपन ने कर लिया कुछ कुछ, ठीक है। अब अपन थोड़ा प्रॉपर्टीज़ की ओर देखते हैं, कुछ कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ की ओर देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ की ओर देखते हैं। सर इन्वर्स रेशियो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो क्या होता है? इन्वर्स रेशियो क्या होता है? देखो, इन्वर्स रेशियो का मतलब होता है अगर आपका रेशियो a/b है तो इसका इन्वर्स रेशियो b/a होगा। मतलब ऐसी वैल्यू जिसको आप मल्टीप्लाई करो किससे? नॉर्मल रेशियो से, तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। देखो a/b अपना रेशियो है ओरिजिनल, ये क्या है? रेशियो इनटू ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 1। ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 1।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ये ऊपर वाली चीज़ नीचे जाएगी। तो ये डब्बा किसके बराबर आ जाएगा, 1 इंटू बी बाई ए, दैट इज़ योर बी बाई ए। तो ये डब्बे को अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्स रेशियो। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो पलट गया, ए बाय बी को बी बाय ए बोल दिया। तो इन्वर्स रेशियो अगर 2/3 लिखा है तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। सर ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको एमसीक्यू दे देता है कि बताओ ये नंबर है, इसका इन्वर्स रेशियो क्या है। अरे इतना आसान ऐसा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं फिर एकदम क्वेश्चन ही क्वेश्चन। इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे। क्या बोल रहे हैं द रेशियो ए इज टू बी is said to be of greater inequality if a is greater than b and of lesser inequality if a is less than b। मतलब क्या, अगर a बाय b रेशियो है जिसमें से a इज ग्रेटर देन b तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब क्या हुआ सर, अगर ये 2/3 है, सॉरी अगर ये 3/1 है, 3/2 है, या फिर ये 7/3 है, इसमें हो क्या रहा है आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो जहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है हमेशा वैल्यू मोर देन 1 आएगी, ठीक है, मोर देन 1। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी। और जहाँ पे भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉलर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है सर। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, कंपाउंड रेशियो। सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है, सर कंपाउंड रेशियो क्या होता है। देखो कंपाउंड रेशियो किसको बोलते हैं, अरे नीचे क्यों आ गया, कंपाउंड रेशियो किसको बोलते हैं समझते हैं। अगर रेशियो ए बाय बी दे रखा है और दूसरा रेशियो सी बाय डी दे रखा है, ये एक रेशियो ये दूसरा रेशियो, इनका कंपाउंड रेशियो, इनका मिक्स रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू सी और नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे b इंटू डी। इसको अपन बोलेंगे क्या, कंपाउंड रेशियो। a बाय बी और c बाय डी दे रखा है तो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड यानी मिक्स। अब देखो a बाय बी है और c बाय डी है, इसका मेरे को अगर कंपाउंड रेशियो निकालना है तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, a बाय बी को इंटू कर दूंगा c बाय डी, इन दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। या तो आप ऐसा इसको समझ सकते हो या तो आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर, दोनों से आंसर एक ही आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, 3/4 एंड 5/7 का कंपाउंड रेशियो निकालना है, 3/4 और 5/7 का कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15, 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 28, तो 15/28 आ गया कंपाउंड रेशियो, ठीक है। वैसे ही आपका 3 रेशियो का भी कंपाउंड रेशियो निकल सकता है, कैसे, देखो 2/3, 5/7 एंड आपका 4/9। सर इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है, निकल जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4, ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना, फिर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अपना क्या आ गया आंसर, अपना कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर कुछ नहीं कट रहा है। तो ये 40 इंटू 2 80 अपॉन 7 इंटू 27 इस कम से 189, ठीक है, 80/189 ये रहा, सॉरी 40/189, 22 इंटू 40 होता है, हाँ ठीक है। रेशियो कंपाउंडेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। अगला इंपॉर्टेंट टर्म डुप्लीकेट रेशियो। सर डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, सर डुप्लीकेट रेशियो मतलब कि जब मैं खुद के रेशियो को खुद ही के रेशियो से कंपाउंड करता हूँ, एक रेशियो को दूसरे रेशियो से कंपाउंड करेंगे तो उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो। लेकिन एक रेशियो को खुद ही के रेशियो से कंपाउंड करूंगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, a इंटू ए अपॉन बी इंटू बी, तो ऊपर में हो जाएगा a² अपॉन b²। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। अल्टीमेटली क्या सर, रेशियो के दोनों टर्म्स को आप स्क्वायर कर दोगे तो डुप्लीकेट, सर रेशियो के दोनों टर्म्स को आप क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। सर ये टर्मिनोलॉजीज क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
वैसे ही सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, देखो अगर आपका 4/9 दे रखा है तो डुप्लीकेट में मैं क्या कर रहा था, स्क्वायर कर रहा था। अब सब डुप्लीकेट में क्या करूँगा, उसका रूट ले लूँगा, ठीक है। 4/2 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो जाएगा 2/3। अब देखो 2/3 का अगर मैं डुप्लीकेट निकालूं, 2/3 का मैं डुप्लीकेट निकालूं तो क्या करूंगा, 2² / 3² विच इज 4/9। देखो इसका डुप्लीकेट ये, इसका सब डुप्लीकेट यानी ये। समझ गए साइकिल देखो कैसे चल रही है। हाँ सर समझ गए। वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट यानी पावर 1/3, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 27/64 का सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट यानी की पावर 1/3 की पावर 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। अब 3/4 का मैं ट्रिप्लीकेट निकालूं यानी 3 की पावर 3/4 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा, देखो इसका ट्रिप्लीकेट ये, इसका सब ट्रिप्लीकेट ये है कि नहीं, मजेदार चीज। हाँ सर है। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या बोल रहे हैं भाई, रेशियो अपन जनरली 2 वैल्यू का देखा, बट 3 वैल्यू को अपन निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। इसका क्वेश्चंस में अपन देखें तो ज़्यादा अपने को समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो अपन क्वेश्चंस की ओर जंप करते हैं, इलस्ट्रेशंस की ओर, और एक एक करके उसको समझते हैं क्या बोलता है ये। द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600 इज 200:400:600 इज। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 1/2 है तो ऊपर दोनों टर्म्स में अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो नंबर सेम रहता है। तो वैसे ही इस तीनों में से अगर सेम नंबर से मैं डिवाइड करूँ तो भी जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। तो अगर मैं तीनों नंबर को 200 से डिवाइड कर दूँ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो भी ये चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। तो भी ये चीज़ क्या सेम रहेगी। ये क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, आपको बता रहा था सॉल्व करके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, ठीक है ना, फिर तो एक्सरसाइज आ जाएगा। चलो 3 क्वेश्चन करते हैं फिर इसको। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। अच्छा जी, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। देखो ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है। इनका जो मंथली इनकम है, इनकम किस रेशियो में है सर, 4:5 के रेशियो में, 4x और 5x के रेशियो में। जब भी रेशियो दिया रहता है क्या 2:3 या 4:5, और उसको अपन को नंबर में कन्वर्ट करना हो कैलकुलेशन के लिए, तो उसको अपन 2x मान लेंगे, इसको अपन 3x मान लेंगे, ठीक है। क्यों सर ऐसा मान लेंगे, उसका मैं आपको 1 सेकेंड के लिए लॉजिक देता हूँ। देखो मान लो मेरी सैलरी एग्जैक्टली 100 है और तुम्हारी सैलरी एग्जैक्टली 300 है, ठीक है। तो अपन दोनों के सैलरी का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:3। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर दिया दोनों जगह, सिंप्लीफाई हो गया 1/3। अब इस रेशियो से हमारी ओरिजिनल सैलरी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे इनकम का रेशियो 4:5 है, तो एग्जैक्ट इनकम निकालनी होगी तो कोई एक कॉमन टर्म से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे वहाँ 100 था, यहाँ पे कॉमन टर्म कोई एक होगा, तो अपन बाय डिफॉल्ट x मान लेते हैं जब तक अपन को मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपन ने इनकम किस फॉर्मेट में मान लिया, 4x और 5x के फॉर्म में, ठीक है सर। इफ ईच, और एक्सपेंडिचर का उसका रेशियो क्या है 7:9, 7:9 का रेशियो है, ठीक है। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ देन देयर मंथली इनकम इज, ठीक है। सर सेविंग्स कैसे होती है, सेविंग्स, या फिर ऐसा समझो इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने जो कमाया उसमें मैंने कुछ बचाया तो बचा हुआ लुटाया, एक्सपेंडिचर। या फिर ऐसा समझो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स,
है कि नहीं? और इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा सर? यही चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगा? इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। सर अगर मैं ए की बात करूं, ए का इनकम क्या था सर? 4x। उसकी सेविंग्स कितनी थी सर? 50 रुपये। सेविंग्स कितनी थी? 50 रुपये। ठीक है, मंथली बात करें ना, अभी सब चीज़ मंथली चल रही है। फिर ऐसे ही बी की एक्सपेंडिचर कितना था? 5x माइनस 50। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो? ए के लिए एक्सपेंडिचर क्या था? ए की इनकम दैट इज़ 4x माइनस 50। बी के लिए एक्सपेंडिचर क्या था? दैट इज़ योर उसकी इनकम दैट इज़ 5x माइनस 50। हाँ सर, तो ये दोनों का एक्सपेंडिचर आ गया। अब लेकिन दोनों का एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है? ये तो बोला है 7:9। ये तो क्या बोला हुआ है 7:9, तो बन गई हमारी इक्वेशन। अब अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले एक चीज़ होती है क्वेश्चन पढ़ के इस इक्वेशन तक पहुंचना, दूसरी चीज़ होती है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन तक पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या? कि मैं आपको इतना काबिल बनाऊं कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसको इंटरप्रेट करके इस इक्वेशन तक पहुंचो। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका मतलब ये कि आपको इस पे सॉल्व करते टाइम किसी भी एक पॉइंट पे दिक्कत आती है तो आप मेरे पास आएंगे और मेरे से पूछेंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं, तो 4x माइनस 50 इंटू 9 इक्वल टू 7 इंटू 5x माइनस 50। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36x माइनस 450 इक्वल टू 35x माइनस, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ 350। तो 36 और इधर चला जाएगा, 36x माइनस 35x इक्वल्स टू 450 माइनस 350। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 100। और जहाँ x इक्वल टू 100 आया तो a की इनकम कितनी थी सर? 4x, दैट इज़ योर 4 इंटू 100, 400। सिमिलरली b की इनकम क्या हो जाएगी? 5x, दैट इज़ 5 इंटू 100, 500। ठीक है, दोनों की मंथली इनकम आ गई, क्योंकि एक्सपेंडिचर और इनकम मंथली लिया था इसलिए इनकम भी क्या आ जाएगी उसकी? मंथली। देखो क्या आ गया? 400 एंड 500। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं और इसको भी अपन धराशायी कर देते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू हाउस वॉज 16:23। घर का रेशियो कितना था? 16:23। 2 years later व्हेन द प्राइस ऑफ अ फर्स्ट, देखो हाउस 1 का प्राइस अभी क्या मान लेता हूँ मैं? 16x। हाउस 2 का प्राइस अभी क्या मान लेता हूँ मैं? 23x। ठीक है, क्योंकि रेशियो 16:23 है तो अभी का वैल्यू क्या हो जाएगी? 16x:23x। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, 2 years लेटर, h जो हाउस 1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट हाउस हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। इंक्रीज्ड बाय 10% का मतलब क्या? 100 रुपए की चीज़ 110 रुपये हो गई। क्या बोला? 100 रुपए की चीज़ 110 हो गई, 10% से इंक्रीज हुआ। ठीक है सर, 10% से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या सर? 16x प्लस 10% ऑफ 16x। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि 10% से वैल्यू बढ़ी उसकी? और सेकेंड वाले हाउस की वैल्यू कितनी बढ़ी? सेकेंड वाले हाउस की बढ़ी कितने से? 477 से, यानी 23x प्लस 477। यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन, पढ़ो एक बार वापस से, कि पहले हाउस की प्राइस 10% से बढ़ रही है, दूसरे हाउस की प्राइस 477 से बढ़ रही है। ठीक है, तो जो नया हाउस की प्राइसेस हो गई, नए हाउस की प्राइस हो गई 2 साल बाद, जो H1 और H2 की प्राइस हो गई वो कितनी हो गई सर? 16x प्लस 1.6x, दैट इज और 17.6x। ठीक है, और H2 कितनी हो गई? 23x प्लस 477। तो इनका जो रेशियो है, नया रेशियो क्या हो गया? 11:3। तो H1 अपॉन H2 का नया रेशियो क्या हो गया? 11:20। हाँ, और H1 H2 की वैल्यू क्या थी? 17.6x अपॉन 23x प्लस 477। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 11 इंटू
23x प्लस 477 इंटू इक्वल टू 20 इंटू 17.6x। ठीक है, अब देखो 23 इंटू 11x यानी कि 253x प्लस 477 इंटू 11 दैट इज अ 5247 इक्वल्स टू 17.6 इंटू 20 352x। तो क्या हो जाएगा 5247 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 3523x माइनस 253x दैट इज 99x। तो 99x इक्वल्स टू 5247 5247 डिवाइडेड बाय 99। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5247 डिवाइडेड बाय 99 विच बिकम्स योर 53। ठीक है, तो x की वैल्यू 53 आ गई। अपन को निकालना क्या था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हाउस। सर ओरिजिनल प्राइस कौन से थे 16x एंड 23x। तो h1 क्या हो जाएगा 16 इंटू 53 और h2 क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा आपका 23 इंटू 53। 16 इंटू 53 कितना हो गया 848 और ये कितना हो जाएगा 1219। ठीक है, चेक कर ले एक बार, देखो 848 एंड 1219। ठीक है सर, सही है अपना। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। Find in what ratio will the total wages of the worker of the factory be increased or decreased if there is a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 increment in the wages। समझ ही नहीं आया, ब्ला ब्ला ब्ला। आराम से ठंडे दिमाग से क्या बोल रहे हैं देखो। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल टोटल वेज, सर टोटल वेज की बात कर रहे हैं, टोटल वेज की बात कर रहे हैं, टोटल वेज। सर टोटल वेज कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ वर्कर इनटू सैलरी ऑफ ईच वर्कर, सैलरी ऑफ ईच वर्कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेज, किस रेशियो से टोटल वेज बढ़ेगा या घटेगा इफ देर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ। देखो अगर मैं बोलता हूं आपको टोटल वेज की बात करूं, टोटल वेज ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल। ठीक है, कैसे निकलेगा नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनल वाले इंटू सैलरी ऑफ वर्कर ओरिजिनली वर्कर की सैलरी एक की कितनी थी और नंबर ऑफ वर्कर से इंटू करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा NOSO। ये क्या है ओरिजिनल वेज। न्यू वेज क्या हो जाएगा, न्यू वेज क्या हो जाएगा सर अभी का नंबर ऑफ वर्कर और अभी का सैलरी ऑफ वर्कर। ठीक है, N1 S1। अब देखो अभी के वर्कर्स का नंबर कितना हो गया, देखो देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री इन द रेशियो ऑफ 15:1। अगर पहले नंबर थे NO और रिडक्शन हुआ है तो अभी नए में कितना हो जाएगा सर, इसको 15/11 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 11/15 से मल्टीप्लाई करूं। सर नए नंबर वर्कर के रिड्यूस हो रहे हैं तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि इस नंबर को घटाएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो नंबर को घटाएगा सर ये वाला NO इंटू 11/15। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो 1 से कम है तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा उस नंबर को वो कम कर देगा। ठीक है सर, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई, N1 की वैल्यू हो गई NO इंटू 11/15। ठीक है सर, इंटू अब S1 यानी कि नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वेजेस, बेसिकली सैलरी, उनकी सैलरी बढ़ी है, सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। S1 से S0 इंटू क्या करूं कि सैलरी बढ़ जाए, 22/25 से मल्टीप्लाई करूं कि 25/22 से मल्टीप्लाई करूं। तो आप बोलोगे सर 25/22 से मल्टीप्लाई कर तो इसकी ओवरऑल सैलरी क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा SO इंटू 25/22। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11/15 इंटू 25/22 इंटू
NOSO। ये 2 जा, 3 5 जा, नहीं 5 3 जा और 5 5 जा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 5/6 NOSO। मेरे को एक बात बताओ, पहले सैलरी क्या थी, पहले टोटल वेजेस कितने थे सर NOSO। अब टोटल वेज कितने हो गए सर 5/6 इंटू NOSO। सर ओवरऑल वेज कम हुआ है कि बढ़ा है, ओवरऑल टोटल वेजेस कम हुए कि बढ़े हैं सर, ओवरऑल टोटल वेजेस कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं, क्योंकि इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया 5/6। 5/6 क्या होता है 0.833, पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया 0.833, यानी वेजेस कम हुए कितने से 6:5 से, कि अगर पहले 6 था तो अब वो 5 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल। देखो आंसर 5/6 है, बट अब ऑप्शन को अपन को रीड करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वो हमको 5/6 के फॉर्म में पूछ रहा है कि 6/5 के फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है भाई, ओवरऑल तो वेजेस बढ़ा है, इतना तो क्लियर है। हाँ, अब कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें दैट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, कि ऑप्शन में किस टाइप से लैंग्वेज लिखी गई है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द रिक्वायर्ड रेशियो इन विच टोटल वेजेस ऑफ द वेजेस डिक्रीज इज, ये देखो पहले, देखो पहले वाला वेज टोटल डिवाइडेड बाय अभी वाला वेज NOSO। ठीक है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा, ये कट जाएगा, आंसर 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 6/5। देखो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अपना रेशियो का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शन। कोई इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस की बस ज़रूरत है। ठीक है, और टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, सी या।